लिटरेचर एस्पिरेंट्स पे मैं अनिल कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं वर्जीनिया वुल्फ का एक इम्पोर्टेंट वर्क अ रूम ऑफ बंस ऑन, जो कि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है। यूजीसी नेट से लेकर के तमाम एग्जाम्स में इससे कुछ न कुछ पूछा जाता रहा है। तो आज जो 6 चैप्टर्स हैं उनको हम देख लेंगे डिटेल में, जिससे कि जो भी क्वेश्चंस बन सके उनको हम आंसर कर पाएँ। 1929 में ये पब्लिश हुआ था और 2 कॉलेज खुले थे एक्चुअली वहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंडर में। एक का नाम था न्यूनहम और दूसरे कॉलेज का नाम था गर्टन कॉलेज। और ये दोनों कॉलेज पहली बार इंग्लिश लिटरेचर में, यूँ कह लीजिए, या वहाँ की सोसाइटी में कह लीजिए, कि पहली बार ऐसे कॉलेजेस थे जो स्पेशली महिलाओं के लिए खोले गए थे, विमेन कॉलेज के लिए। अब वहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ को बुलाया गया था क्योंकि ये इनका नाम ऑलरेडी हो चुका था सोसाइटी में एज अ राइटर। तो इनको बुलाया गया था वहाँ 2 शब्द कहने के लिए। वहाँ ये जाती हैं और 2 लेक्चर्स, एक बार न्यूनहम में, दूसरी बार गर्टन में जाकर के 2 लेक्चर डिलीवर करती हैं। और दोनों लेक्चर का जो टॉपिक है वो है विमेन एंड फिक्शन। विमेन एंड फिक्शन पे ये अपना नज़रिया रखती हैं। तो ये जो वर्क है ओवरऑल इनके दोनों लेक्चर्स को कंपाइल करके बाद में एसे फॉर्म में 1929 में पब्लिश कर दिया गया था। थीम क्या है इसकी? अगर हम बात करें तो रूम कहने के लिए तो बस एक रूम ही रहता है, किसी घर में बना हुआ कमरा। बट लार्जर सेंस में, ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो रूम जो है यह एक ऐसी इंडिपेंडेंस है जो महिलाओं को लिखने के लिए उनको मजबूती प्रदान करती है। इंडिपेंडेंस, प्राइवेसी, आप कह सकते हैं कि उनको प्राइवेसी मिलती है, इंडिपेंडेंस मिलती है। और कहीं न कहीं एक इकोनॉमिक सपोर्ट, क्योंकि आपका खुद का जब रूम होगा तभी आप फ्री रह पाएंगे वहां पर। तो एक तरह से इकोनॉमिक सपोर्ट, इंडिपेंडेंस, प्राइवेसी, क्रिएटिव मोटिवेशन, इन सबको ये सिंबलाइज करता है रूम। बहुत छोटा शब्द है, छोटी सी जगह है रूम, कई तरह का हो सकता है, लेकिन ब्रॉडर सेंस में, महिलाओं के सेंस में, ये बहुत बड़ा सिंबॉलिकल मीनिंग रखता है अपने आप में। कि आप महिला राइटर के लिए एक कमरा, उसका खुद का अपना कमरा, ये नहीं कि वो रेंट पे रह रही है। तो एक तरह से वो सारे फैक्टर्स होने चाहिए तभी वो लिख सकती है। और इंग्लिश लिटरेचर जो कि अपने आप में बहुत ही ब्रॉड है, आज दुनिया के तमाम देशों में उसको पढ़ाया जाता है, लेकिन महिलाओं की कमी, महिला राइटर्स की कमी दिखाई देती है। तो वो क्यों दिखाई देती? उन्हीं शब्दों पर, उन्हीं क्वेश्चंस का जवाब इन्होंने इसमें देने की कोशिश की है। इट कवर्स पर्सनल रिफ्लेक्शन, नैरेटिव कहानी की तरह उन्होंने कोशिश की है, और लिटरेरी हिस्ट्री। 6 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। थीम्स की बात की जाए तो बहुत सारी थीम्स हैं इसमें: प्राइवेसी, वैल्यू ऑफ मनी, इक्वालिटी, पेट्रियार्कल डोमिनेंस, लिटरेरी डिस्क्रिमिनेशन, सबमिशन एंड इंडिपेंडेंस। इन सब थीम्स को कवर ये ऐसे करता है। वैसे तो ये ऐसे है, कोई ड्रामेटिक कैरेक्टर्स नहीं है जैसे कि अक्सर हुआ करते हैं ड्रामा में या नॉवेल्स में, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आए हैं तो उनको थोड़ा हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो नैरेटर। वर्जीनिया वुल्फ ने खुद को नैरेटर बोला है और नाम रखा है खुद का मैरी वेटन। मैरी वेटन, मैरी सेटन, ये एक्चुअली एक पोएम है, क्वीन ऑफ स्काउट्स, उससे ये सारे नाम आते हैं, क्वीन मैरी। तो खुद ही उनका अल्टर ईगो है, खुद ही हैं वो। और विमेन एंड फिक्शन पे इनको बुलाया जाता है लेक्चर डिलीवर करने के लिए। शी इज इंटेलिजेंट, सेंसिबल, मोरली अपराइट, और फेमिनिस्ट कॉन्शसनेस के साथ ये पहुंचती हैं वहां पर। तमाम हिस्ट्री है इंग्लिश लिटरेचर की, उसको ये सर्वे करती हैं। और जो डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है महिलाओं के विरुद्ध, उसकी उन्होंने बात की है। किस तरह से महिलाएं अपने आप को अकेला महसूस करती रही हैं, राइटर्स खास तौर पे, उनकी बात की है। और किस तरह से पेट्रियार्कल जो डोमिनेंस है उसमें उन्होंने अपने आप को सबमिट करके रखा था, किस तरह से सबमिशन टाइप रहा है महिलाओं का लिटरेचर सेगमेंट में, उसको इन्होंने हाईलाइट किया है। मैरी सेटन जो कि इनकी फ्रेंड हैं और पार्टनर हैं, खास तौर पे देखा जाए प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेंट हैं, दोनों बैठ करके बात करती हैं। और जो बात इनकी है वही बात इनकी भी है, जो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, तमाम नीड ऑफ
मनी, फॉर राइटिंग, इन सब की बात दोनों करती हैं बैठ करके। मैरी कार्मिकल ये एक राइटर हुई थी जिनके बारे में इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि आज के ज़माने में ऐसी राइटर भी हो रही हैं जो तमाम पहले से चले आ रहे नोशंस, प्री कंसीव्ड नोशंस को वो तोड़ रही हैं, अपना एक नया नाम बना रही हैं, उनके बारे में इन्होंने बात की है। ये खास तौर पर इनका एक डायलॉग है, क्लो लाइक्ड ओलिविया, मतलब जो फीमेल रिलेशनशिप्स हैं लिटरेचर में उसके बारे में इन्होंने बात की है। जूडिथ शेक्सपियर, ये कैरेक्टर यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूरी तरह से फिक्शनल कैरेक्टर है क्योंकि शेक्सपियर के ओरिजिनली कोई बहन नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक वर्जीनिया वुल्फ ने शेक्सपियर की एक बहन को इमेजिन किया है कि अगर उनकी बहन होती तो वो शेक्सपियर की तरह नहीं होती, क्योंकि मेल और फीमेल होने का जो खामियाजा है फीमेल होने का वो भुगतना पड़ता। तो जूडिथ शेक्सपियर एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, शेक्सपियर की बहन के तौर पे इन्होंने इमेजिन किया है। जैसे उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, फ्रस्ट्रेट होने के बाद वो सुसाइड कर लेती हैं। सिर्फ इमेजिनरी कैरेक्टर हैं। बाकी जो कैरेक्टर्स आते हैं रियल लाइफ के, विलियम शेक्सपियर, चार्ल्स टैंसले, ये वो वाले हैं। चार्ल्स टैंसली कौन है? ये वो कैरेक्टर हैं जो, अगर आपने टू द लाइट हाउस अगर आपने नोवेल इनका पढ़ा है तो उसमें ये ऐसा कैरेक्टर होता है जो एंटी फेमिनिस्ट है। इसका ये मानना होता है कि विमेन कांट राइट, विमेन कांट पेंट। तो ये एंटी फेमिनिस्ट कैरेक्टर है, ये भी आता है। वीडल, अफ्रा बेन, जैन ऑस्टेन, शार्लेट ब्रोंटी, इन सब का रेफरेंस इस निबंध में आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत कहाँ से होती है। इनको बुलाया गया है विमेन एंड फिक्शन में इस टॉपिक पे बोलने के लिए, क्योंकि ये अपने आप को कैपेबल नहीं मानती उतना, तो इनको बड़ा डिफिकल्ट लगता है कि जाकर के ये क्या बोलें। तमाम स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं उन कॉलेजेस में जो कॉलेज खुले हैं फैरहम और गर्टन, कि वहाँ जाएंगी तो सब लोग सुनना चाहेंगे, कुछ अच्छा से बोल सके। फिर सोचती हैं फिर भी कम से कम ऐसी विचार ये कर ही सकती हैं, रिफ्लेक्शंस कर ही सकती हैं जिनसे उन क्वेश्चंस का जवाब मिल जाए कि विमेन का ट्रू नेचर क्या रहा है लिटरेचर में, और फिक्शन लिखने की जो प्रॉब्लम है या राइटिंग की जो प्रॉब्लम है महिलाओं के लिए, कुछ ना उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बोल सकती हैं, ऐसा इनको उम्मीद है। वैसे तो बहुत बड़ा आर्टिकल है अपने आप में कि महिलाएं और फिक्शन, लेकिन फिर भी सोचती हैं कोई नहीं, होगा देखा जाएगा। तो शुरुआत कहाँ से करती हैं, पहुंचती हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दोनों को मिला के बना दी गई है ऑक्सब्रिज। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को मिला के ऑक्सब्रिज बना दी गई है। ये सोच रही हैं कि कैसे क्या बोलेंगी वहां जाके। वहां एक नदी के किनारे बैठ जाती हैं, मछलियां नदी के पानी में तैर रही हैं, उस पानी में डुबकी लगा रही हैं, ड्रिफ्टिंग कर रही हैं। ठीक वैसे ही अपने विचार भी इनके ड्रिफ्ट हो रहे हैं, लाइक फिश। इनके विचार भी ऐसे ड्रिफ्ट हो रहे हैं कि क्या ये बोलें उस टॉपिक पे। तभी वहाँ एक जो प्रोक्टर होता है यूनिवर्सिटी का, जो डिसिप्लिन का काम देखता है खास तौर पे यूनिवर्सिटीज में, वो आ जाता है, उनको डांट के भगा देता है। कहता है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो, ये जो घास तुम इस पे चल रही हो, यू आर नॉट अलाउड टू वॉक ऑन द ग्रास। क्यों? क्योंकि यू आर अ वुमन। महिलाओं को इस घास पे चलना अलाउ ही नहीं है, ऐसा इनको कहा जाता है। इनको बहुत बुरा लगता है, लेकिन नियम बना है तो वो क्या करें, कोई सुनेगा नहीं, तो हर्ट होकर भी वहां से उठ के चल देती हैं। उस कैंपस में घूमते घूमते उनको याद आता है कि कभी चार्ल्स लैम्ब, जो कि जिनको प्रिंस ऑफ एसेस्ट कहा जाता है, इलिया भी कहा जाता है, इन्होंने निबंध बहुत सारे लिखे हैं, आपने पढ़े होंगे, इम्परफेक्ट सिंपैथीज, साउथ सी हाउस, बहुत सारे लिखे हैं। तो ये सोचते हैं कि ये सोचती हैं कि चार्ल्स लैम्ब भी कभी यूनिवर्सिटी में घूमने आए थे, इनका मन करता है कि मैं भी जाऊं लाइब्रेरी में और जाके पढूं चार्ल्स लैम्ब ने यूनिवर्सिटी के बारे में क्या क्या लिखा है। ये यूनिवर्सिटी में जाना चाह रही होती हैं, लेकिन जैसे ही पहुंचती हैं उनको पता चलता है कि वहां पर कोई भी महिला, अगर उसके साथ कोई कॉलेज का फेलो नहीं है, तो कोई भी महिला यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में नहीं जा सकती है जब तक कोई फेलो ना हो या उसके पास ऑलरेडी परमिशन का लेटर ना हो। अब इनको और ज़्यादा बुरा लगता है, इनको बहुत ज़्यादा भेदभाव महसूस होता है। फिर ये सोचती हैं कि आज के बाद मैं कसम खाती हूँ कभी भी यहाँ पर आकर के मेहमान नवाजी की उम्मीद नहीं करूंगी, मैं कभी आऊंगी ही नहीं यहाँ पे बिन बुलाए मेहमान जैसा इनको महसूस हुआ, तो वो आगे ना हो ऐसा ये कसम खा लेती हैं, नहीं आऊंगी। मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ज़्यादा खत्म नहीं करनी इनको। घूम रही होती हैं कि बगल में चर्च है,
वहाँ पर एक ऑर्गन्स जो बजाए जाते हैं, तमाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी आवाज़ आ रही है। बहुत सारी भीड़ है, लेकिन भीड़ में ज़्यादातर लोग मेल हैं। और ये बेचारी खड़ी होकर के बगल में देखती हैं उस भीड़ को और अपना एक्सक्लूजन कि मैं काश मैं भी इस भीड़ में शामिल होती। ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं जा सकती, लेकिन वो एक तरह से यहाँ बताने की कोशिश कर रही हैं कि जो मेजोरिटी है, ज्यादातर जो क्राउड है वो मेल ज्यादा है, महिलाएं बहुत कम है। और मैं भी यहाँ से इस भीड़ से बाहर खड़े होकर के सैडली देख पा रही हूँ, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द प्रेयर जो कि वहां हो रही है। अब वो सोचने लगती हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी बनी है तो इसमें बनने में कितनी ज्यादा मटेरियलिस्टिक थिंग्स लगी होंगी, कितना पैसा इसमें लगा होगा इस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने में। वहाँ जो डिनर हो रहा है वो डिनर बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो रहा है जैसे कि पार्टी चल रही है। रोज का डिनर है इस तरह से चल रहा है जैसे बहुत ज़्यादा एक रिच पार्टी जो कि बहुत ही लग्जरियस पार्टी टाइप चल रही है। उस डिनर को वो देख रही है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन है, दे आर ओनली मेल स्टूडेंट्स। फिर लोग जो वहाँ बैठे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं तमाम बातों को जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद हुई हैं। और उनकी बात का जो मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, लोगों की बात का जो टॉपिक है वो क्या है, वो बदल चुका है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो टीएस इलियट भी थे, उनका उनकी पोएम पब्लिश हुई थी द वेस्ट लैंड, वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ही पब्लिश हुई थी 1922-23 के आसपास। तो बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा था वर्ल्ड वॉर का समाज के ऊपर, लोगों की थिंकिंग के ऊपर, एग्जिस्टेंशियल थिंकिंग आ गई थी लोगों में कि जिंदगी ये सारी चीज़ें बेकार हैं। तो टॉपिक इसी टाइप के उन लोगों के बीच में हो चुके हैं। अब जो रोमांटिक चीज़ें हैं जैसे टेनिसन और डीजी जोसेटी की पोएम्स हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब लोग प्रैक्टिकल हो चुके हैं और एलिनेटेड भी महसूस कर रहे हैं अपने आप को। अब उनकी थिंकिंग ड्रिफ्ट चली जाती है कहाँ, फर्नहम कॉलेज और गर्टन कॉलेज जो विमेन के लिए खुले हुए थे वहाँ पर। अब वहाँ वो जाती हैं तो लंच करने बैठती हैं। लंच करने जब बैठती हैं तो देखती हैं कि यहाँ का जो लंच है, विमेन कॉलेज का जो लंच है और यूनिवर्सिटी का जो डिनर था, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है तो कम फंड दिया गया है। और एक तरफ यूनिवर्सिटी में जो फंड मिल रहा है वो लंच लग्जरियस मिल रहा है, डिनर खाना तमाम बातें वहाँ हो रही हैं, लेकिन यहाँ जो मिला है वो बहुत ही, यहाँ पर भी भेदभाव है। कुल मिला के मेल फीमेल का भेदभाव यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा वो हताश हो जाती हैं। हताश होने के बाद दुखी होकर के आ जाती हैं अपने रूम पर, जहाँ पर अपनी दोस्त उनकी रह रही है मैरी सेटन। वहां आकर के वो बातचीत उससे करने लगती हैं। दोनों डिस्कस करने लगते हैं कि जब यूनिवर्सिटी खुली होगी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, भाई ऑक्सब्रिज की बात कर रही हैं वो अभी यहाँ पर, तो उसके पीछे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट था, फाइनेंशियल सपोर्ट था। लेकिन दूसरी तरफ जो कॉलेज खोले गए हैं महिलाओं के लिए, वहाँ के लंच में इतना ज्यादा अंतर है। इट मीन्स वहाँ पर जो फंड दिया गया है, वो जो फंड दिया गया है दैट इज नॉट एनफ, वह इनसफिशिएंट फंड दिया गया है, पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त फंड वहां पर दिया गया है। जिससे कि महिलाओं को एक तरह से वहां पर भी दूसरे दर्जे का समझ के पैसे की कमी गवर्नमेंट ने कर दी है। ये सब बातें उनको बहुत अजीब लगती हैं। फिर दोनों सोचने लगती हैं कि महिलाएं हमेशा से गरीब क्यों रही हैं। एक तरफ वो देखती हैं कि कितना अच्छा था कि उनकी दादी, जो उनके ग्रैंड मदर्स थी, काश वो भी अब इंडिपेंडेंट रही होती, उन्होंने बहुत पैसा कमाया होता और उस पैसे को कमाने के बाद वो उस पैसे को छोड़ जाती अपने डॉटर्स के शिक्षा के लिए, तो आज हम लोगों की ये कंडीशन नहीं होती। और उनकी ये गलती नहीं है, ग्रैंड मदर्स की गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है? क्योंकि कानून ऐसा था, समाज के नियम ऐसे थे कि जानबूझकर उन लोगों को रोका गया था कि वो लोग पैसा ना कमा सकें और उनके कोई राइट्स ना हो, उनके पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं मिलनी चाहिए। आपको पता है कि कहने के लिए यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज़्यादा एडवांस है, लेकिन वहाँ वोट देने का अधिकार भी बहुत बाद में मिला था, 20वीं शताब्दी के आसपास मिला था, सोचिए। तो जानबूझकर उन लोगों को रोका गया था कि वो कोई प्रॉपर्टी ना रख सकें और उनको खुद ही प्रॉपर्टी समझा जाता था। ये सब इंतजार मतलब करते करते सोचते सोचते ये वाला चैप्टर फर्स्ट खत्म हो जाता है कि किस तरह से उनके पास भेदभाव किया गया था। आज महिलाएं जो गरीब हैं तो सिर्फ इसी वजह से गरीब हैं। अब यहाँ सीन चेंज हो जाता है, ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी से वो
लंदन में आ जाती हैं, जहाँ वो बैठ कर के सोच रही हैं उस टॉपिक के बारे में। टॉपिक कौन सा है? विमेन एंड फिक्शन। अब वो सोचती हैं कि क्या ऐसा क्यों है? मेन जो है वो वाइन ड्रिंक करते हैं और महिलाएं बेचारी सिर्फ पानी पी पा रही हैं, क्योंकि दे डोंट हैव मनी। सिर्फ मनी की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे एक सोशल अप्रूवल की भी बात हो रही है। वैसे आजकल तो ज़माना बहुत तेज़ हो गया है, खूब लोग आजकल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो चुका है एक तरह से, देखा जाए खाने-पीने में। होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अब ये नशा जैसी चीज़ें हैं, उसमें बहुत ज़्यादा क्या कहा जाए। वो सोचते हैं कि एक तरफ एक जो सेक्स है, वन सेक्स का मतलब यहाँ पे मेल सेक्स, कि जो मेल है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है। दूसरी तरफ जो महिलाएँ हैं वो बहुत पुअर क्यों हैं? क्यों हैं ऐसे? दोनों विचार कर रही हैं वो उनकी दोस्त। और गरीबी का फ़िक्शन राइटिंग पे क्या असर है? क्या ऐसे हालात हैं जो ज़रूरी हैं जिसमें आर्ट का क्रिएशन किया जा सके या वर्क, फ़िक्शन, नॉवेल, ड्रामा, पोएट्री लिखी जा सके? तो ये सारे क्वेश्चन्स उसके मन में आते हैं। अब इन क्वेश्चन्स का जवाब जानने के लिए वो सोचती हैं कि मैं ब्रिटिश म्यूज़ियम में जाकर के देखूँ, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ पे हैं, क्या वो चीज़ें पर्सनल हैं या फिर एक्सीडेंटली आ गईं? ऐसा हो क्यों गया? इन सारे सवालों के जवाब हो सकता है उनको ब्रिटिश म्यूज़ियम में मिल जाएँ। वहाँ पहुँच कर के वो लाइब्रेरी में ही पहुँचती हैं और बुक्स की जो लिस्ट है वहाँ देखती हैं कि ज़्यादातर जो बुक्स हैं वो लिखी गई हैं मेल राइटर्स के द्वारा और विमेन के बारे में लिखी गई हैं। ज़्यादातर मेल राइटर्स और विमेन के बारे में। फिर उन्होंने अपोजिट सोचा और उसकी खोज करनी शुरू की कि महिला राइटर्स भी मिल जाएँ और मेन के बारे में लिखी हुई मिल जाएँ, बट ऐसा उनको कहीं नहीं मिला। ऐसी कोई बुक मिली ही नहीं जो महिला राइटर्स ने लिखी हो और पुरुषों के बारे में हो। ज़्यादातर बुक्स पुरुषों के द्वारा लिखी गई थी महिलाओं के बारे में। लिस्ट में ढूँढते-ढूँढते एक बुक उठा लेती हैं और जैसे उठाती हैं तो प्रोफ़ेसर उसमें कह रहे हैं कि महिलाएँ जो हैं वो मेंटली, फ़िज़िकली, इमोशनली पुरुषों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर हैं, निम्न हैं। उनको तुरंत बुरा लग जाता है। एक तो पहले ही सोच रही हैं, दूसरा बुक रैंडम बुक उठाई उसमें देखा तो वो भी यही विचार हैं। सारी की सारी बुक्स गुस्से से भरी हुई हैं और सारे का सारा गुस्सा महिलाओं के प्रति है। मेल राइटर्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे अपने आप को बचाए रखने में, अपनी सुपीरियरिटी दिखाने में महिलाओं के ऊपर, और ये काम कई सारी शताब्दियों से चला आ रहा था, कई सदियों से चला आ रहा था। जो बुक्स में दिखाई दे रहा है, वो एक दिन का काम नहीं है, वो कई सदियों से चला आ रहा है कि महिलाओं को निम्न ही दिखाया जाना है। ऐसा वर्जीनिया वुल्फ महसूस करती हैं। फिर वो सोचती हैं कि महिलाओं को एक आईना बनाया गया है, जिसमें पुरुष अपनी ताकत देख सकें, अपने वैभव को देख सकें, वो दिखा सकें। अपने इंडिया में भी गाँव देहात में देखिए कई बार आजकल ड्रिंकिंग का चलन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। बहुत से लोग ड्रिंक करके बाहर से चुपचाप चले आएँगे और घर में आकर के कलेश करना शुरू कर देते हैं। और कलेश में सबसे पहली शिकार उनकी पत्नी ही बनती है। सबसे पहले वो उसी को पीटना शुरू कर देते हैं, गाली-गलौच करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो ख़ैर आज की बात है, लेकिन ये 1929 में लिखी गई बात है। आज से मान के चलिए 100 29 3 साल तो मतलब 97 इयर्स अगो की बात है। बट समाज धीरे-धीरे वैसा कि होता जा रहा है कुछ लोगों के लिए। तो वो कहना चाह रहे हैं कि इस तरह से पुरुष अपनी ताकत का जो प्रूफ है, वो महिला की कमजोरी को उजागर करके ही दिखाना चाहते हैं कि यस, आई एम मोर पावरफुल। आगे सारी की बात नहीं हो रही, बस जनरल बात नहीं समझिएगा इसको, बस इस तरह से वो बोल रही है, उसी की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब बिल की बात आती है, जहाँ पर वो बिल देने हैं लंच का, तो तभी उनकी थॉट्स जो हैं वो इंटरप्ट हो जाती हैं। अब वो अपनी आंटी की याद आ जाती, बिल के पैसे की जब ध्यान आता है उनको अपनी आंटी मैरी वेटन का ध्यान आ जाता है, जिन्होंने इनको 500 पाउंड पर ईयर की एक लेगेसी का मतलब विरासत में 500 पाउंड पर ईयर मिलने की व्यवस्था इनकी आंटी ने इनके लिए कर दी है। बहुत खुश हैं इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से और सोचती हैं कि अगर ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती, तो जिस तरह से आज ये डीपली और बहुत ही आज़ाद होकर के सोच पा रही हैं, वो नहीं सोच पा रही होती। उन्हें बस दिमाग में एक ही बात चल रही होती कि किस तरह से रोजी-रोटी कमाई जाए। ये बात एकदम 100% सच है। आप अगर साइंस में आपने देखें बहुत सारे रिसर्च, नई-नई इन्वेंशंस, डिस्कवरीज़ जो होती हैं, वो ज़्यादातर विदेशों में ही होती हैं। आप देखेंगे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश हम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। हमारा जो प्राइम कंसर्न है, वो होता है
आजीविका हमारी कैसे चले, हमारे आजीविका का साधन क्या होना चाहिए, हमारे पास हम पेट कैसे भरें, प्राइम कंसर्न हमारी वही हो जाती है। और ये बात सही है, जब आप फ्री होंगे, आपके पास पैसा होगा, तभी आप कुछ नया सोच पाएंगे, रिस्क ले पाएंगे। अब डोमेस्टिक वर्क की तरफ वो एनालाइज करने लगती हैं कि महिलाएं जो करती हैं, और वो ये सोचती हैं कि ना केवल कल्चरल वैल्यू, बल्कि बहुत सारी चीज़ें डोमेस्टिक वर्क के बारे में, डकेड फ्रॉम डकेड टू डकेड का मतलब कि कई सालों से चेंज होती आ रही हैं, लेकिन महिलाओं डोमेस्टिक वर्क का जो हिस्सा है वो अभी भी महिलाओं के हिस्से में ही ज़्यादा है। बहुत सारे सर्वेज आते हैं सोसाइटी में, उन सर्वेज में ये दिखाया जाता है कि आज भी महिलाएं बहुत सारा काम करती हैं, पुरुषों के मुकाबले वर्किंग विमेन भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अब वो ऐसा फ्यूचर इमेजिन कर रही है वर्जीनिया वुल्फ कि जहां पर डिवीजन जो होगा लेबर का वो जेंडर वेस्ड नहीं होगा। जैसे किचन का काम महिलाओं का और बाहर का काम पुरुषों का, ऐसा एक स्टीरियोटाइप चलता आ रहा है। तो वो सोचती है कि होने वाले टाइम पे ऐसा ना हो, हालांकि आजकल चीजें बदल रही हैं। अब वो सोचती है कि ये सब मैंने इतना सोच लिया है, सब इसका मेरे जो विमेन एंड फिक्शन है उससे क्या लेना देना। ये उनके दिमाग में बात आती है जब वो ये सब सोचते हुए अपने घर में इंटर करती हैं। चैप्टर थर्ड में वो फ्रस्ट्रेटेड है। ब्रिटिश म्यूजियम से आने के बाद, लाइब्रेरी से आने के बाद सोचती है कि वहां मैं गई, लेकिन मुझे वहां पे कोई कंक्लूजन नहीं मिल पाया, क्योंकि जो मुझे बोलना है वहां जाकर उन कॉलेजेस में, तो उसका कोई कंक्लूजन तो होना चाहिए। अब वो इतिहास की तरफ मुड़ती हैं और इतिहास में देखना चाहती महिलाओं की क्या कंडीशन रही है, खासतौर पे राइटर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले वो एलिजाबेथन टाइम को उठाती हैं, जिस एलिजाबेथन टाइम को गोल्डन पीरियड कहा जाता है लिटरेचर के सेगमेंट में। कितने महान महान राइटर्स हुए, सबसे महान राइटर हुए थे उसमें विलियम शेक्सपियर, जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा। उनके जो वर्क हैं वो केवल परी की कहानियों जैसे नहीं है, वो सफरिंग ह्यूमैनिटी के, मटेरियल थिंग्स के बारे में, हेल्थ और सिंपल हाउसेस के बारे में जिनमें हम आजकल रहते हैं। मतलब उनके जो वर्क हैं वो कॉमन थीम्स की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल थीम्स की बात करते हैं, ऐसा वर्जीनिया वुल्फ का मानना है। एलिजाबेथन गोल्डन पीरियड वैसे तो कहा जाता है, लेकिन अगर वहां पे कोई विमेन राइटर होती, उसके लिए ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो शेक्सपियर के लेवल के प्ले लिख पाती। यहाँ पर बात वो सिर्फ जेंडर बेस्ड कर रही हैं। ऐसा इसलिए कह रही हैं कि वो इमेजिन करती हैं कि शेक्सपियर की एक बहन थी, जिसका नाम था ज्यूडिथ शेक्सपियर। अपने पापा की आंखों का तारा थी, पापा उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी गई, बाहर नहीं भेजा गया उसको पढ़ने के लिए। उसका परिवार चाहता था जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं वो उन्हीं को माने, और जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। वह एक एक्टर बनना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने नहीं माना, उन्होंने कहा शादी करो। जब उसने मना किया तो उसको बहुत ज़्यादा पीटा गया, उसके पापा के द्वारा ही पीटा गया, जो कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जब उसने शादी के लिए मना कर दिया। वो गुस्से में घर छोड़कर भाग जाती है और एक कंपनी में पहुंचती है, वहां लोग उसका शोषण करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, और अंत में वो प्रेग्नेंट हो जाती है, फ्रस्ट्रेट होकर के सुसाइड कर लेती है। तो वो बताना चाह रही हैं कि अगर उनकी बहन होती शेक्सपियर की, तो उसकी कंडीशन ऐसी होती, वो शेक्सपियर जैसा लेवल अचीव नहीं कर पाती लिटरेचर वर्ल्ड में जैसा उसे करना चाहिए था। तो उसकी कंडीशन ऐसी क्यों होती? सिर्फ इसलिए होती क्योंकि वह एक फीमेल होती। तो ऐसा वर्जीनिया वुल्फ इमेजिन करती हैं। फिर वो कहती हैं कि एक महिला के लिए इस तरह की जीनियस, इस तरह की टैलेंट को संवारना, उसका यूज करना जैसे शेक्सपियर ने यूज किया, पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि जो टैलेंट है उसका जन्म अनएजुकेटेड और मेहनत करने वाले या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ज़िंदगी गुजारने वाले लोग, या थोड़े गुलाम मानसिकता के लोग, उनके बीच में टैलेंट का जन्म नहीं होता है, और ऐसा नहीं हो पाता जैसा शेक्सपियर ने कर दिया। फिर वो कहते हैं कि उस समय एक तो महिला लिखा नहीं करती थी, किसी ने लिखा भी होगा तो वो डरती थी अपना नाम दिखाने में सोसाइटी को। सबसे जो कॉमन नाम था वो था अनोनिमस। अनोनिमस का मतलब गुमनाम, बेनाम, ऐसा कुछ टाइटल ज्यादातर महिलाओं के वर्क्स में लिखा जाता था, जो कि ज्यादा लिखती नहीं थी, पहली बात तो ये है। आगे वो कहती हैं कि वो सोसाइटी ही ऐसी थी, वो समाज ऐसा था, जिसमें ना केवल समाज ने बल्कि हालातों ने भी महिलाओं को उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचे, और महिलाएं अपनी
जीनियस को, टैलेंट को फ्लोरिश नहीं कर पाए। और सिचुएशन ऐसी थी कि अगर कोई महिला, उसके पिता गरीब हैं, तो यहाँ तक कि महिला को प्राइवेट रूम भी नहीं मिल पाता था जिसमें वो प्राइवेसी उसको मिल पाती, वो बैठ के लिख पाती। उसके पापा अगर गरीब होते, पेरेंट्स गरीब होते, मम्मी पापा दोनों की बात हो रही है, और यदि उनके पास खर्च करने की ना, मतलब ना केवल गरीब होते, उनकी इच्छा भी नहीं होती, तो महिलाओं को उनका प्राइवेट रूम या उनको प्राइवेसी, सपोर्ट, आज़ादी कुछ नहीं मिलता था। वह दूसरों की दया पर ही जीवित रहती। फिर वो कहती हैं कि जो मैं ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन इमेजिनरी नहीं है, और जो कंक्लूजन्स मैं निकाल रही हूँ इमेजिनरी नहीं है। आप पूरा लिटरेचर का सर्वे कर लीजिए, वहाँ पर आपको कहीं भी फीमेल जीनियस उस समय तक नहीं मिलती, एलिजाबेथन पीरियड तक। और ये जो कमी है फीमेल जीनियस की, ये मेरे ऑब्जर्वेशंस का सबूत है। बहुत ही अच्छा लिखा है ऐसे में वर्जीनिया वुल्फ ने। चैप्टर 4 में वो एक इनकैडेंसेंस का मतलब होता है, मान के चलिए कोई चमक, दीप्ति, जो किसी की क्षमता की हो या कोई उज्ज्वलता, उसकी बात वो करती है कि जो टैलेंट है, क्षमता है, उज्ज्वलता है, वो एक ऐसी स्थिति है मानसिक जिसमें आप एक, जैसे सबलाइम में लिखा है लॉन्जाइनस ने, कि सब्लिमिटी जो है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आपके विचार, आपका परवरिश, शब्द। तो कहते हैं कि ये स्थिति 16th सेंचुरी में महिला राइटर के लिए हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि उनकी सिचुएशन ऐसी थी जिनमें ये उज्ज्वलता, उनके विचारों की, उनकी टैलेंट, वो दबी की दबी रह जाती थी। फिर वो ब्लैक पास्ट में कुछ राइटर्स को ढूंढ करके लाती हैं, कि कुछ राइटर थी, महिला राइटर, जो निकल निकल के आई, लेकिन वो अक्सर अमीर परिवार से हुआ करती थी, जिनके अंदर ना केवल पैसा सपोर्ट मिलता था अपने माँ बाप का उनको, बल्कि उनके पास वो हिम्मत थी कि वो पब्लिक ओपिनियंस का विरोध कर सकती थी। उनमें सबसे पहला नाम वो चुन करके लाती हैं, वो है लेडी विंचेस्ली विंचेल्सी। अब ये जो है 18th सेंचुरी की राइटर थी। इसके अलावा दूसरा जो राइटर है डोरोथी ऑसबॉर्न की बात वो करती हैं, वो भी एरिस्टोक्रेट थी, इनकी शादी बहुत अच्छे इंसान से हुई थी जिसने इनको सपोर्ट किया लिखने में। ये सारे एग्जाम्पल्स वो हैं। आगे एग्जाम्पल वो देती हैं अफ्रा बेन का, जिनका वर्क है रोबर्स। इनका एक वर्क, फेमस वर्क है रोबर्स। तो कहती हैं कि वो ऐसी पहली महिला राइटर थी जिन्होंने पैसा कमाया है लिख करके। ये सिर्फ इन्होंने ही शुरुआत की। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन हु अर्न मनी बाय राइटिंग। और 18th सेंचुरी तो ऐसी सेंचुरी थी जिसमें कई सारे विमेन, रिमार्केबल विमेन राइटर्स देखने को मिली, जिनमें जैन ऑस्टिन, जॉर्ज इलियट, इनका वर्क है मिडिल मार्च, अगर आपने पढ़ा हो, मैरी एन इवांस इनका ओरिजिनल नाम था। फिर वो कहती हैं कि इन सारे राइटर्स को आज जाकर के एब्रा बैन की कवर पे फूल चढ़ाने चाहिए, क्योंकि यही ऐसी महिला थी जिन्होंने बाकी महिलाओं के लिए उस राइट की जीत की, जिससे वो बोल सकें या अपने लिख सकें, अपने शब्द बाहर ला सकें थ्रू पेन। फिर वो कहते हैं कि इंटीग्रिटी जो है, इंटीग्रिटी का मतलब ईमानदारी या ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी, वो ऐसी चीज है जो किसी भी वर्क को, नोबेल को खासतौर पे जिन्होंने लिखे थे, जेन ऑस्टिन और मिडिल मार्च जैसे नोबेल, जॉर्ज एलियट के, वो इम्प्रेसिव बनाती है। लेकिन ज़्यादातर महिलाएं बेचारी हालातों के अधीन होकर के, आलोचना के अधीन होकर के, दूसरों के ओपिनियंस के अधीन होकर के इस बात का शिकार हो जाती थी, उनकी इंटीग्रिटी प्रभावित हो जाती थी। बस जैन ऑस्टिन और एमिली ब्रॉन्टी, ब्रॉन्टी सिस्टर्स में भी दो अच्छा नहीं लिख पाई, बट एमिली ब्रॉन्टी, जिनका एक नॉवल है वदरिंग हाइट्स, बहुत फेमस नॉवल है, कि इन लोगों ने जरूर लोगों दूसरे की ओपिनियंस को तोड़ा और अपने आप को स्टेब्लिश किया, स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते हुए। ये दो ऐसी राइटर थी जिनके अंदर इंटीग्रिटी ज़्यादा देखने को मिलती थी, और उन्होंने बहुत ही आश्चर्यजनक और चमत्कारिक उपलब्धियां हासिल की। अब इन सब लोगों ने नॉवेल्स ही क्यों लिखे, इसके पीछे भी वो बता रही है। वो कहते हैं कि सेंटेंसेस उनके लिए रेडीमेड नहीं थे, क्योंकि पहले से ही लिटरेरी ट्रेडिशन का अभाव था महिला राइटर्स के लिए। तो इन लोगों के लिए, महिला राइटर्स के लिए, पहले से कोई भी कंटेंट, कोई भी आउटलाइन फॉर्मेट अवेलेबल नहीं था। तो इन लोगों ने नोबेल को इसलिए चुना क्योंकि नोबेल अपने आप में एक नई फॉर्म थी उस समय, जो धीरे धीरे डेवलपिंग हो रही थी,
और जिसको ये लोग धीरे-धीरे डेवलप कर सकते थे अपने हिसाब से, फ्लेक्सिबल, मॉडरेट, मॉडिफाई कर सकते थे। तो दैट्स व्हाई ऑल द women राइटर्स इन द बिगिनिंग सेलेक्टेड नोबेल टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स। तो ये वजह थी उनके द्वारा नोबेल लिखे जाने की। अब वो फिर से अलमारी में जो शेल्फ्स हैं वहाँ पहुँच जाती हैं, जहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी हैं वो देखती हैं आज के ज़माने में, ठीक है? ये आज की बात हो रही है, मॉडर्न टाइम की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि आजकल तो मैं देख रही हूँ कि जो बुक्स लिखी जा रही हैं उसमें महिलाएँ उतनी ही बुक्स लिख रही हैं जितनी कि पुरुषों के द्वारा लिखी जा रही हैं। आजकल महिला राइटर्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और ना केवल वो नॉवेल लिख रही हैं बल्कि अलग-अलग जॉनरास भी लिख रही हैं। अब वो एग्ज़ाम्पल देती हैं अपने ऐज का। एक राइटर है मैरी कार्मिकल का, जिनका वर्क है लाइफ्स एडवेंचर। वो कहती हैं कि जब इन्होंने इनका वर्क पढ़ा, तब इनको बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उनका जो स्टाइल है, वो जेन ऑस्टेन और तमाम जो राइटर्स पुरानी राइटर्स हुई हैं, उनके स्टाइल से बहुत ज़्यादा अलग है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थीम है उनकी वो क्या है? फ्लो लाइक ओलिविया। इसका मतलब क्या है? जैसे जो भी रिलेशनशिप्स हुआ करती थी फीमेल की, वो मेल से हुआ करती थी। लेकिन इन्होंने एक ऐसा टर्म दिया कि फीमेल-फीमेल रिलेशनशिप को इन्होंने अपने वर्क में ध्यान दिया। फ्लो और ओलिविया एक ही लैबोरेटरी में काम करती हैं, दोनों में प्यार हो जाता है, जिसे आजकल मतलब दूसरे शब्द में कहा जाता है। तो इस तरह की रिलेशनशिप को लिखने की हिम्मत मेरी कार्मिकल ने की है, ये काबिल-ए-तारीफ़ है। वो कहती है कि जितने भी वर्क्स थे, उनमें कभी भी महिला-महिला की रिलेशनशिप दिखाई नहीं गई कि वो भी रियल और बहुत ही मित्रवत हो सकती है। ज़्यादातर जो रिलेशनशिप दिखाई जाती थी, वो महिला की पुरुष के साथ दिखाई जाती थी, बट मैरी कार्मिकल ने बास दिखाई है, तो एक ग्राउंड ब्रेकिंग थीम है उनकी। वो आगे बोलती हैं सॉरी कि कार्मिकल कहती हैं कि जो रिलेशनशिप उन्होंने डिस्क्राइब की है, उसमें उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के उस डार्क कॉर्नर में उजाला भर दिया है जो इतने सालों से अंधेरे में था। यहाँ पर कोई भी कभी महिलाओं की रिलेशनशिप को वैल्यू ही नहीं दी गई थी। वो कार्मिकल को एक नेचुरल वर आर्टिस्ट बताती हैं। न और नेचुरल हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच विचार के नहीं लिखती, मतलब इसी वजह से वो सफल हैं। फिर वो सोचती हैं कि आने वाले 100 सालों में कार्मिकल जैसी महिला राइटर जिसके पास तमाम चीज़ें होंगी, सुविधा होगी, सपोर्ट होगा, तो वो नॉवेलिस्ट नहीं बनेगी, वो एक पोएट बनेगी, क्योंकि ऐसा धीरे-धीरे समय चेंज होगा, ऐसी उनको उम्मीद है। लास्ट चैप्टर है इस एसे का। अगली सुबह वो सो कर के उठती हैं और अपनी बालकनी में लंदन में जो गली है, सड़कें उनको देखती हैं, वहाँ से सड़क दिखाई दे रही है और सोचती हैं कि शहर ऐसा शहर जो कि इंडिफरेंट है कि किस तरह से आज जो राइटिंग आर्ट है, आर्ट ऑफ राइटिंग, वो किस तरह से डेवलप हो रही है, खास तौर पर विमेन राइटर्स के द्वारा। वो इस बात से बहुत खुश हैं कि शहर की भीड़ जो है, ट्रैफिक में लोग चल रहे हैं, इनको किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि किस तरह से धीरे-धीरे हम महिलाओं को तवज्जो मिल रही है राइटिंग सेक्शन में, ऐसा वो सोचती हैं। उस ट्रैफिक को देखते हुए वो उस यूनिटी और रिदम के बारे में सोचने लगती हैं जो खो गई थी इनकी पिछले 2 दिनों से, क्योंकि लगातार 2 दिनों से वो फेमिनिस्ट थिंकिंग में पड़ी हुई थी, महिलाओं के बारे में सोच रही थी, कैसे लिटरेचर में उनको स्थान मिले, क्या कमी रह गई, तमाम बातें वो सोच रही थी। अब वो एसेस्टिक स्टाइल से बाहर आकर के एक थियरी के बारे में बात करने लगती हैं, जिसको एक जो एसटी कॉलरिज पोएट थे उन्होंने एक थियरी दी थी एंड्रोजिनस माइंड की। तो एंड्रोजिनस माइंड एक ऐसी थियरी उन्होंने दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति होगा उसमें मेल और फीमेल दोनों एलिमेंट्स होंगे। ऐसा माइंड जिसका होगा वही प्योर माइंड है। ऐसा माना था एसटी कॉलरिज ने, जिसमें दूसरे सेक्स के प्रति ना कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है। अरे महिला आ गई तो उसके लिए चेयर छोड़ दी क्योंकि थोड़ी खूबसूरत है तो उसको और ज़्यादा इम्प्रेस करने में लग जाते हैं लोग, ऐसा ज़्यादातर लोग करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ना तो स्पेशल ट्रीटमेंट हम देंगे और ना ही हम नफ़रत करेंगे किसी से। तो ऐसा जो एंड्रोजिनस माइंड वाली जो बात है थियरी की, वो एसटी कॉलेज ने दी थी। इस थियरी के बारे में बात करने लगती हैं वो। कहती हैं अगर ऐसा हो जाए तो एक जो सोशल हार्मनी होगी, जो बैलेंस होगा, वो काबिले तारीफ होगा सोसाइटी में। लोग अपना अपना सेक्स भूल जाएंगे और एकदम न्यूट्रली बात करेंगे एक दूसरे से, कितना अच्छा होगा। और ऐसे एलिमेंट से जानबूझ के क्रिएटिविटी बढ़ेगी
और जो इनकैंडेसेंस है, जो उज्ज्वलता है क्षमताओं की, वो और ज़्यादा प्रकाशमान होगी, जैसे कि शेक्सपियर की थी। शेक्सपियर के जितने वर्क हैं आप देखेंगे उनमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलता है। बट इन सब के विपरीत वो सोचती हैं कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा अपने सेक्स को लेकर के कॉन्शियस होते जा रहे हैं। अब ये कॉन्शियस का मतलब यहाँ पे समझिए नैरो होते जा रहे हैं। एक तरफ चीज़ें ठीक भी हो रही हैं, बट एक तरफ नैरो माइंडेडनेस बढ़ती जा रही है अपने सेक्स को लेकर के, जेंडर को लेकर के। वो कहती हैं चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों सेक्स अगर अपने आप के बारे में ही सोचते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जिससे जो सोशल हार्मनी है, वो बिगड़ जाएगी। जो सोशल बैलेंस है, वो बिगड़ जाएगा। वो पसंद आने वाली चीज़ उनको नहीं है। फिर वो कहती हैं कि घातक है दोनों के लिए। कोई भी राइटर सिर्फ़ अपने सेक्स के बारे में लिखता है, दूसरे सेक्स को नीचा दिखाता है, तो वो उसके लिए बहुत ही घातक है। फिर वो कंक्लूज़न निकालती हैं कि जो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम है, वो डिपेंड करती है मटेरियल थिंग्स पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्वेंशन करने के लिए, रिस्क लेने के लिए आपके पास क्षमता होनी चाहिए, एक बैक सपोर्ट होना चाहिए, खास तौर पे मनी मॉनेटरी। फिर वो कहते हैं कि पोएट्री भी मटेरियल थिंग्स पे ही डिपेंड करती है, और यही वजह है कि जितनी राइटर्स हुई हैं, ज़्यादातर बेचारियों ने पोएट्री नहीं लिखी है। और ये केवल 200 साल की बात नहीं है, ये बात शुरुआत से, जब से समय की शुरुआत हुई होगी तब से है, क्योंकि महिलाओं के पास मटेरियल थिंग्स की कमी थी, उनके पास रूम की कमी थी, जिसकी वजह से उन्होंने पोएट्री नहीं लिखी। और इसीलिए वो कहती हैं कि मैंने इतनी वैल्यू दी है कि महिला के पास पैसा होना चाहिए और उसके पास एक रूम तो होना ही चाहिए, अपना खुद का रूम होना चाहिए, वंस ओन, अपना खुद का, जिसपे उसका खुद का हक हो। तभी वो अच्छी राइटर बन सकती है। और अच्छी राइटिंग सोसाइटी के लिए वास्तव में अच्छा काम करती है। फिर वो अपना निबंध खत्म करती हैं ऑडियंस से सबसे अर्ज करते हुए कि लोगों को लिखना, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना चाहिए और हर तरह की बुक्स लिखनी चाहिए। तो दोस्तों ये था अ रूम ऑफ वंस ऑन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन या समरी, आप समझिए। आई होप you would find it useful. You can like, subscribe, share the channel. Thanks for watching.